लेट अस स्टार्ट विद एनबीएफसी नाउ। अपना अगला चैप्टर एनबीएफसी बहुत ही सही चैप्टर है, बहुत सिंपल है। एग्जाम के अंदर इसका मॉडरेट वेटेज है, बहुत ज़्यादा वेटेज भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। किसी अटेम्प्ट में आता है, किसी अटेम्प्ट में एमसीक्यूज के फॉर्म में आता है, और 2-3 अटेम्प्ट में एक बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इस पर 5 मार्क 6 मार्क का आ जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हम इसको इजीली कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो ये ICAI का अपना मटेरियल है, द बेस्ट बुक विच शुड बी यूज्ड फॉर ऑडिटिंग। इसको वी विल मेक इट कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। पढ़ते पढ़ते वॉट एवर थिंग्स आर, वॉट एवर लाइन्स विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वॉट एवर पैराग्राफ्स विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दोज आर जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, हम उसको काट देंगे, ठीक है। ओनली एग्जाम रिलेवेंट जो भी चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन करेंगे और उनकी मार्किंग करेंगे। चलो लेट अस मूव अहेड टू एनबीएफसी, ठीक है। नाउ सबसे फर्स्ट पार्ट इज द डेफिनेशन, रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन एंड ऑफ द एनबीएफसी, ठीक है। नाउ व्हाट इज एन एनबीएफसी, किसको एनबीएफसी कहते हैं, ये बहुत डाउट सबके मन में उठता है कि सर एनबीएफसी क्या होता है, कौन सी कंपनी उसके एनबीएफसी कहते हैं, एटसेट्रा वगैरह, वो सब अपन इस पार्ट में कवर करेंगे यहाँ पे। देन ऑडिट प्रोसीजर्स, कि एनबीएफसीज का ऑडिट कैसे करना है, एनबीएफसीज के अलग अलग जो एलिमेंट है, द डिफरेंट एलिमेंट्स इन एनबीएफसी, हाउ शुड वी ऑडिट ईच ऑफ दोज एलिमेंट्स, ठीक है। दैट विल बी वी विल अंडरस्टैंड इन ऑडिट प्रोसीजर्स। देन ऑडिट चेकलिस्ट, ठीक है। द ऑडिट चेकलिस्ट इज नथिंग बट एन एक्सटेंडेड थिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। एंड देन व्हाट इज ऑडिटर्स ड्यूटी, एंड ऑडिटर रिपोर्ट में क्या क्या होगा एनबीएफसी को लेके, ठीक है। चलो पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली एग्जामिनेबल नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए है कि एनबीएफसी होती क्या है। तो इसको ऑब्वियसली आप ऐसे क्रॉस कर दोगे, हम इसको पढ़ के एक बार जस्ट देख लेंगे, लेकिन आप क्रॉस कर दो, बिकॉज जब आप इसको रिवाइज करोगे चैप्टर को, यू विल नॉट रीड दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। सो एनबीएफसी सेक्टर हैज इवॉल्व्ड considerably in terms of its size, operations, technological sophistication and entry into new areas of financial services and products, ठीक है। एनबीएफसी क्या है, एनबीएफसी अलग अलग एरियाज में इवॉल्व हुई है, एनबीएफसी अलग अलग एरियाज में इवॉल्व हुई है। पहले एनबीएफसी का डेफिनेशन बहुत छोटा सा था, अब एनबीएफसी बहुत बढ़ चुकी है। अब एनबीएफसी होता क्या है, जस्ट मैं आपको एक ब्रीफ देता हूँ उसके बारे में कि एनबीएफसी होता क्या है, ठीक है। सो हम एक नया नोटबुक क्रिएट करेंगे एनबीएफसी के नाम का, जो हमारे लिए काम आएगा आगे। हम इसको आपको प्रोवाइड करेंगे सारे नोट्स। सो ये एनबीएफसी हो गया। नाउ लेट अस स्टार्ट हियर, ठीक है। सो एनबीएफसी क्या है। नाउ इन ओल्ड स्कूल टाइम्स अगर हम बात करें तो एक होता था अपना बैंक, राइट, और होते थे अपने जमींदार, लैंडलॉर्ड्स, करेक्ट है। तो बैंक क्या करता था, बैंक बेसिकली आपसे पैसा लेता था, ठीक है, और उस पैसे पे आपको ब्याज देता था। और कभी अगर आपको जरूरत पड़ी तो बैंक आपको पैसा देता भी था और उस पैसे पे आपसे ब्याज लेता था, इंटरेस्ट आपसे लेता था। लैंडलॉर्ड्स भी सेम काम करते थे, लेकिन लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, ये लोग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। बैंक क्या करती थी, बैंक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती थी। लेकिन आज भी इंडिया के बहुत सारे ऐसे गाँव है जहाँ पे लैंडलॉर्ड सिस्टम चालू है और बैंक्स वहाँ तक पहुँची नहीं। ऐसे आज भी बहुत सारे गाँव, रिमोट एरियाज इंडिया में है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बैंक्स को तो सबको रेगुलेट कर लिया। बैंक्स के लिए आरबीआई एक्ट निकाल दिया कि भाई बैंक कोई भी जो है पब्लिक को फ्रॉड नहीं कर सकती, ठीक है। बैंक का सारा काम सीधा सीधा होना चाहिए और कोई भी तरह की परेशानी पब्लिक को नहीं होनी चाहिए। पर जब बात करी जाती है लैंडलॉर्ड सिस्टम की, तो ये कंट्रोल नहीं था। आपने पिक्चरों में देखा होगा कि इसकी जमीन हड़प ली, ये हो गया वो हो गया, बहुत अलग अलग तरीके की माल प्रैक्टिसेस चलती थी। इसके लिए एक टर्म आया एनबीएफसी, कि जिसको भी ऐसा लोगों से डिपॉजिट लेना है, ठीक है, और डिपॉजिट लेके उसको ब्याज देना है, तो दे हैव टू रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। सो एनबीएफसी बेसिकली क्या करती है, एनबीएफसी बेसिकली क्या करती है, एक एनबीएफसी होती है जो सिर्फ डिपॉजिट लेती है। सर डिपॉजिट लेना मतलब क्या, डिपॉजिट लेना मतलब मान लीजिए ये 5 लोग हैं, ये 5 लोग हैं मान लीजिए, ठीक है। अब इन पांचों के पास में 1-1 लाख रुपए है। कितने हैं, 1-1 लाख रुपए है। अब ये 1-1 लाख रुपए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एनबीएफसी को देते हैं कि आप हमसे 1 लाख रुपए लीजिए और 1 लाख के बदले आप हमें इस पे ब्याज दे दीजिए। तो एनबीएफसी क्या करती है, एनबीएफसी 8% 10% ब्याज देती है। और वही अगर आप बैंक की बात करो तो बैंक थोड़ा कम ब्याज देती है, बिकॉज बैंक जो होती है वो थोड़ी सिक्योर्ड होती है ना, क्योंकि आरबीआई एक्ट के अंदर बैंक आता है तो कुछ भी अगर नुकसान हुआ तो आरबीआई उसकी भरपाई करता है और ये सब चीज़ें होती है। लेकिन एनबीएफसी पे ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं होती।
इसके लिए ही एनबीएफसी ब्याज ज़्यादा देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनबीएफसी में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो लोग क्या करते हैं, एनबीएफसी को अपना अमाउंट देंगे और एनबीएफसी उसको कहेगी डिपॉजिट, कि हमने 1 लाख रुपए डिपॉजिट मिस्टर एक्स से लिया। करेक्ट है, यहाँ तक आप मेरे साथ में हो। एनबीएफसी क्या करेगी, ये डिपॉजिट के बदले मिस्टर एक्स को देगी इंटरेस्ट। ठीक है, और अब आप पूछोगे सर इसमें एनबीएफसी का क्या फायदा, इसने लाख रुपए लिया और एनबीएफसी इंटरेस्ट दे रही है, एनबीएफसी का फायदा क्या हुआ इसके अंदर? एनबीएफसी का तो एक्सपेंस ही है ना इंटरेस्ट। एनबीएफसी का फायदा क्या हुआ? एनबीएफसी का फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ? एनबीएफसी क्या करती है, ऐसे लोगों से पैसा इकट्ठा करती है एंड देन यहाँ पे करती है इन्वेस्ट। क्या करती है? इन्वेस्ट। ठीक है, इन्वेस्ट काय में करती है? अलग अलग कंपनी के शेयर्स में करती होगी, है ना, बॉन्ड्स में करती होगी, डिवेंचर्स में करती होगी। करेक्ट ना, अलग अलग तरीके की इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड्स, बहुत अलग अलग तरीके के सोर्सेज है इन्वेस्टमेंट के। तो एनबीएफसी के पास में क्या है? एनबीएफसी के पास में है स्मार्ट लोग, स्मार्ट पीपल। ये लोगों के पास में इतना दिमाग है कि ये लोग 8% में 10% में पैसा लेके उसी पैसे पे ये लोग 14 से 15% का रिटर्न बना सकते हैं। ठीक है, तो एनबीएफसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों से पैसा लेना और उसको अच्छी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना। राइट, यहाँ तक आप मेरे साथ में हो। अभी आज के दौर में 2 तरह के एनबीएफसी हो गई है। पहले सिर्फ यही होता था जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, लेकिन अब 2 तरह के एनबीएफसी होती है। एक एनबीएफसी होती है जो डिपॉजिट लेके इन्वेस्ट करती है और दूसरी एनबीएफसी होती है जो डिपॉजिट लेती है और लोगों को लोन देती है। तो ये बेसिकली नथिंग बट बैंक है। बैंक भी यही काम करती है, आपसे पैसा लेगी सेविंग बैंक अकाउंट में, आपको उस पर ब्याज देगी। किसी और को पैसा चाहिए तो बैंक उसको लोन देगी और उससे ब्याज इकट्ठा करेगी। राइट, तो एनबीएफसी अब दोनों तरह की होने लग गई है। एनबीएफसी अब इस तरीके की भी होती है और इस तरीके की भी होती है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको एनबीएफसी के बारे में लग गया। करेक्ट है, चलो नाउ लेट अस गो टू अवर। ठीक है, so we are in NBFC. ठीक है, so now NBFCs are now deeply interconnected with the entities in the financial sector on both sides of their balance sheets. अब आज की डेट में NBFC का इतना रेलेवेंस हो गया कि SBI बैंक, HDFC बैंक, ऐसे बड़े बड़े बैंक्स जो है ना वो NBFCs के साथ में बिजनेस करने लग गए। अभी सर NBFCs मतलब कौन कौन है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया, LIC हो गया, ठीक है, उसके बाद में मुथूट फिनेंस हो गया, चोलामंडलम फिनेंस हो गया। ये सब जो नाम आप सुनते हो ना, ये सब NBFCs है। ठीक है, चलो नाउ लेट अस कम टू द मेन पार्ट, डेफिनेशन ऑफ NBFC। देखो एग्जाम में ये पूछने वाला आपको कोई भी नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर एक आधा कोई MCQ तोड़ मरोड़ के पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे लिख दीजिए ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए। अभी NBFC का डेफिनेशन क्या है? तो सेक्शन 45 IF जो है, सेक्शन 45 IF जो है RBI एक्ट का, RBI एक्ट का सेक्शन 45 जो है वो डिफाइन करता है कि NBFC क्या होगी। तो उसमें अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी। अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसको कहते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जो भी ऐसी कंपनी है, जो भी ऐसी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, मैं कंपनी नहीं बोलना चाहिए, इंस्टीट्यूशन बोलना चाहिए। अब इंस्टीट्यूशन का मतलब वो पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, वो HUF भी हो सकती है, वो प्रोप्राइटरशिप फर्म भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो लोगों से पैसा लेता है और उस पैसे के बदले उनको ब्याज देता है, ठीक है, या फिर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो लोगों को लोन देता है और लोन के ऊपर ब्याज उनसे लेता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक बहुत सिंपल टर्म है। आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ड आते से ही आपको दिमाग में क्या आना चाहिए कि लोगों से पैसा लिया और लोगों को पैसा दिया। तो अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि कंपनी है। अगर कंपनी नहीं है तो वो NBFC की डेफिनेशन में नहीं आया, क्योंकि डेफिनेशन के नाम में ही कंपनी है। ठीक है, सेकंड क्या है? अ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, अ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी, a non-banking institution and which has its principal business the receiving of deposits under any scheme or in any other manner or lending in any manner। मतलब एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। अब सर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्यों बोला हुआ है? क्योंकि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन तो SBI बैंक, HDFC बैंक, उनको बैंक कहा जाएगा। जो हमारा इसके पहले का चैप्टर है ऑडिट ऑफ बैंक्स, वो वहाँ पे कवर हो गए। NBFC मतलब वो एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। अब सर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन डिफाइन कैसे होती है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट
एक एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, उसमें आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ता है, तब जाके आपको बैंक कहलाया जाता है। ठीक है, एनबीएफसी में ऐसा नहीं होता है। एनबीएफसी में आपको कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है एज पर कंपनीज एक्ट, और आपको एनबीएफसी कहा जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसका नाम ही है नॉन बैंकिंग। ठीक है, तो ऐसी कोई भी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो लोगों से डिपॉजिट लेती है और लोगों को लोगों को लोन देती है। ठीक है, या फिर सच अदर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एज द बैंक मे बी विद प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपनी मनमानी से बोल दे कि ये कंपनी जो है XYZ लिमिटेड ये कंपनी है, ये कंपनी को आज से एनबीएफसी कहा जाएगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया तो उसको कहा जाएगा। तो थर्ड पॉइंट जो है वो ओपन पॉइंट है एकदम। ठीक है, तो आपको एक बात एनबीएफसी की समझ गई, एनबीएफसी क्या है। एनबीएफसी एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि एक कंपनी है और जिसका मेन प्रिंसिपल बिजनेस इज रिसीविंग द डिपॉजिट और लेंडिंग मनी। सो एनबीएफसी का हमारा डेफिनेशन एकदम क्लियर है। नाउ लेट अस, ये यहाँ पे एनबीएफसी के डेफिनेशन ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये आप देख लेना। ठीक है, इसको भी आप काट दीजिए। नाउ लेट अस मूव अहेड। नाउ फर्दर, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर कंपनी एज एनबीएफसी, वो बोलता है कि अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी कंपनी एनबीएफसी रहेगी और कौन सी कंपनी एनबीएफसी नहीं रहेगी, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो वो बताता है आगे दिए गई चीज़ें क्या है। ठीक है, फर्दर, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर कंपनी एज अ एनबीएफसी, it will consider both assets and income pattern as evidence from the last audited balance sheet of the company to decide its principal business। बोले अगर आपको अभी भी डाउट है या आपको हर बार डाउट रहता है कि कौन सी कंपनी को मैंने एनबीएफसी बोलना चाहिए और कौन सी कंपनी को मैंने एनबीएफसी नहीं बोलना चाहिए, अगर आपको डाउट है तो सिंपल है, पिछले साल का बैलेंस शीट ओपन करो और उसमें उसकी एसेट्स और उसका जो इनकम पैटर्न है उसको नोटिस करो। सर ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि अगर मान लीजिए उसके एसेट्स है, ठीक है, और उसके एसेट्स में मेजर पार्ट जो है वो है लोगों से लिया हुआ पैसा, और उसकी इनकम में मेजर पार्ट जो है वो है लोगों से लिया हुआ इंटरेस्ट। दैट मीन्स इस कंपनी का प्रिंसिपल काम क्या है? लोगों से पैसा लेना और उनको ब्याज देना, या फिर लोगों को पैसा देना और उनसे ब्याज लेना। सिंपल है। तो अगर ये इसका प्रिंसिपल बिजनेस है, अगर ये आपको उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मालूम पड़ता है, तो उस कंपनी को आप एनबीएफसी कह सकते हो। तो उसने यही बोला, द कंपनी विल बी ट्रीटेड एज एनबीएफसी व्हेन कंपनीज फाइनेंशियल एसेट, कंपनी के जो फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल एसेट क्या होते हैं ये आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में पढ़ रखा है। फाइनेंशियल एसेट बहुत सिंपल है, जो भी ऐसे एसेट है जिसके अगेंस्ट हमको कैश मिलने वाला है या कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी है, कुछ भी मिलने वाला है, उसको फाइनेंशियल एसेट कहते हैं। अब मैं डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा बिकॉज आपने एफआर में पढ़ रखा होगा। सो व्हेन अ कंपनीज फाइनेंशियल एसेट कंस्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट बेसिकली क्या है? ऊपर एसेट के अंदर ऊपर क्या आता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वगैरह आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, फिर डेटर आ जाएगा, ठीक है, फिर आएगा कैश बैलेंस आ जाएगा आपका, ठीक है, ऐसे छोटे, फिर करंट एसेट में और भी कोई अदर करंट एसेट होंगे तो वो आ जाएंगे। जो भी ऐसे एसेट्स है जिनके अगेंस्ट हमको कैश मिलने वाला है या कैश जैसी कोई चीज़ मिलने वाली है उसको फाइनेंशियल एसेट कहते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट हमको कैश मिलने वाला है क्या? हाँ मिलने वाला है, क्योंकि हम वो इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो हमको कैश मिलेगा। डेटर के अगेंस्ट कैश मिलने वाला है? बिल्कुल मिलने वाला है, वो डेटर हमको पैसा देगा तो हमको कैश मिलेगा। तो ये सब हो गई फाइनेंशियल एसेट। अगर 50% से ज़्यादा फाइनेंशियल एसेट उस कंपनी की जो है, ठीक है, वो है, अगर 50% से ज़्यादा उस कंपनी की फाइनेंशियल एसेट है, इसका मतलब वो कंपनी एनबीएफसी है। तो बेसिकली अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपको मैं जस्ट फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूँ, ये मान लीजिए बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मान लीजिए आता है 100 करोड़ रुपए, ठीक है, डेटर आता है मान लीजिए 50 करोड़ रुपए, ठीक है, और आपका कैश आता है मान लीजिए 10 करोड़ रुपए, ठीक है, और ये इसकी बैलेंस शीट होगी 160 करोड़ रुपीज़ की। तो इसमें फाइनेंशियल एसेट कौन से हुए? ये दो फाइनेंशियल एसेट हुए, क्योंकि ये तो कैश रियलाइज नहीं होता ना, ये तो फिक्स एसेट्स हो गया। फिक्स एसेट्स कभी भी फाइनेंशियल एसेट नहीं होते, ठीक है। तो 160 के बदले 50% क्या है? 160 का 50% क्या होता है? 160 का 50% होता है 80 करोड़, करेक्ट है। और हमारे पास में फाइनेंशियल एसेट्स कितनी है? फाइनेंशियल एसेट्स जो है वो हमारे पास में कितनी है? वो है 60 करोड़। कितनी है? 60 करोड़ है। तो 80 करोड़ से ज़्यादा है क्या? नहीं है। तो ये कंपनी को एनबीएफसी नहीं कहेंगे। जिस कंपनी का फाइनेंशियल एसेट इज 50% से ज़्यादा ऑफ द टोटल एसेट्स, देन उस कंपनी को हम लोग एनबीएफसी कह सकते हैं। यही वो बोल रहा है, ठीक है ना। चलो
या फिर 50% से ज़्यादा उसकी ग्रॉस इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स है, दैट मीन्स डिविडेंड मिल गया या आपको इंटरेस्ट मिल गया, वो सब हो गया, राइट। ठीक है, चलो, तो ये बेसिकली एक रफ डेफिनेशन इन्होंने दिया था, ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, नाउ अभी आते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन के ऊपर। ठीक है, ये क्या है, वो क्या बोलता है कि नो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अलाउड टू कमेंस और कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विदाउट, बोलता है भारत के अंदर कोई भी ऐसी एनबीएफसी कंपनी अपना धंधा नहीं कर सकती जब तक उसने सर्टिफिकेट ऑब्टेन नहीं किया आरबीआई से। आरबीआई कौन है? आरबीआई जो है वो एक आरबीआई एक सुप्रीम अथॉरिटी है। आरबीआई एक सुप्रीम अथॉरिटी है जो बैंक्स और एनबीएफसी जैसे लोगों को रेगुलेट करती है, करेक्ट है। तो बैंक आरबीआई जो है इन दोनों को सर्टिफिकेट देती है कि हाँ भाई तुम अपना धंधा कर सकते हो, क्योंकि अगर आरबीआई सर्टिफिकेट नहीं दी और मान लो इन लोगों ने फ्रॉड कर लिया तो कॉमन पब्लिक का कितना नुकसान होगा। इसके लिए आरबीआई इनको रेगुलेट करने के लिए कि भाई ये जेन्युइन है या नहीं है, कि लोगों का पैसा लेके भाग तो नहीं जाएंगे, इसके लिए ही आरबीआई बोलती है कि अगर आप इंडिया में एनबीएफसी का बिजनेस करना चाहते हो तो आपको हमसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोलता है, ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सेकेंड, उसका नेट ओन्ड फंड्स जो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए 2 करोड़ रुपीस, ये है 2 करोड़। ठीक है, ये 25 लाख 1 अप्रैल 1999 से 25 लाख का 2 करोड़ हो गया। ठीक है, तो उसका नेट ओन्ड फंड, सर नेट ओन्ड फंड क्या हो गया? नेट ओन्ड फंड मतलब क्या कि मान लीजिए आपको एक एनबीएफसी ओपन करना है। ठीक है, आपको एक एनबीएफसी ओपन करना है। ठीक है, और आपने क्या किया, आपने बोला, अरे आपने एकदम अच्छा दिमाग लगा लिया, आप बोलते हैं यार ये 5 लोग हैं, यहाँ पे ये 5 लोग हैं, इनके पास में 1-1 लाख रुपए हैं, एक काम करता हूँ मैं एनबीएफसी रजिस्टर कर लेता हूँ और इनसे मैं 5-5 लोगों से 1 लाख रुपए ले लेता हूँ, मतलब मेरे पास 5 लाख रुपए आ गए, है ना। 5 लोग इंटू 1 लाख, 5 लाख रुपए मेरे पास में आ गए और इस 5 लाख को मैं शेयर्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और वहाँ से मेरे को पैसा आ जाएगा। तो आपने दिमाग लगा लिया कि यार मेरे को तो कुछ पैसा लगाने का काम ही नहीं है, पैसा तो ये लोग दे रहे हैं, मेरे को तो केवल इन्वेस्ट करना है, तो मेरे पास में अगर 0 रुपीज़ भी रहे तो भी मैं काम कर सकता हूँ, करेक्ट ना। ऐसा नहीं चलेगा, आपके पास में खुद के पास में भी पहले पैसा होना चाहिए, उसको कहते हैं नेट ओन्ड फंड्स। नेट ओन्ड फंड्स मतलब कंपनी के पास में पहले खुद का पैसा होना चाहिए, फिर वो किसी से पैसा ले सकते हैं। नहीं तो ये कितना रिस्की हो गया ना, कल जाके आप तो 2 मिनट के अंदर भाग जाओगे, क्योंकि आपका तो कुछ लगा ही नहीं है, आपने तो रिस्की शेयर डाले, बिकॉज आपका पैसा कुछ भी लगा हुआ नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे ये बोलता है कि हैविंग ऑब्टेन्ड अ नेट ओन्ड फंड ऑफ रुपीज़ और हैविंग अ नेट ओन्ड फंड ऑफ रुपीज़ 25 लाख, लेकिन 1999 से वो 2 करोड़ हो गया। ठीक है, तो यही बोल रहा है, provided an entry point norm of 25 lakh as the minimum net owned fund which was revised upwards to 2 crore for new NBFC seeking grant of certificate। 21 अप्रैल 1999 के बाद में जितनी भी एनबीएफसी रजिस्टर हुई उनको 2 करोड़ का नेट ओन फंड चाहिए, क्योंकि रुपए का वैल्यू बढ़ गया था ना। 2 करोड़ उस टाइम पे, 25 लाख उस टाइम पे कम हो गए थे, तो 2 करोड़ की भाई तुम्हारे पास में अगर 2 करोड़ रुपए है, सोचो 1999 के 2 करोड़ आज के 200 करोड़ के बराबर होंगे, है ना। तो उतना पैसा चाहिए तभी आप एनबीएफसी चालू कर सकते हो। चलो, a company incorporated under the Companies Act and desirous of commencing business so and so, ये अभी सब आपको इग्नोर करना है, ये सब है ना किससे कहानी है, ये सब आपको इग्नोर करना है, ये सब एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी काम के नहीं है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, नथिंग एल्स। इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, और जितना भी यहाँ पे लिखा है ना, ये नीचे कहीं ना कहीं कवर होगा। ये कैपिटल एडुकेसी क्या होती है, इनकम रिकग्निशन क्या होता है, ये सब नीचे कवर होने वाला है। नाउ टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, ठीक है, अभी अलग अलग टाइप्स के एनबीएफसी होते हैं। In terms of Section 45, as mentioned as amended 1997, NBFC is a company registered under the Act, engaged in the business of loans and advances, acquisition of shares, debentures, securities issued by government, local authority, or other marketable securities like nature, leasing, hire purchase, insurance business, chit business, but does not include any institution whose principal business is that of agriculture activity, industrial activity, परचेज और सेल ऑफ एनी गुड्स, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सिंपल सी बात बोली है कि एनबीएफसी एक ऐसी कंपनी है जो लोन और एडवांसेस देने में जुटी है। मतलब आपने एनबीएफसी ओपन कर लिया, आपके पास में लोग आएंगे और आपको बोलेंगे कि हमको 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, हमको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, हमको 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो आप उनको लोन दे रहे हो, उसको कहते हैं लोन्स एंड एडवांसेस।
तो एनबीएफसी एक ऐसी कंपनी है जो कि इन्वॉल्व है लोन से एडवांसेस देने में, ठीक है, या फिर लोगों से डिपॉजिट लेने में। उसके अलावा इन्वॉल्व है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स में, कि आपसे पैसा लिया, शेयर में इन्वेस्ट किया, शेयर सर्टिफिकेट ले लिए, है ना, लोगों के डिबेंचर ले लिए, ठीक है, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ ले लिए, और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जैसे कि एनबीएफसी ने कोई हायर परचेज पे गाड़ी चला रखी है, कोई रेंट अपना चीट बिजनेस लगा रखा है, एनबीएफसी का इंश्योरेंस बिजनेस है, अगर ऐसा कोई भी बिजनेस है तो उसको एनबीएफसी कहा जाएगा। लेकिन अगर उसका प्रिंसिपल बिजनेस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो, जैसे कि रिलायंस है, रिलायंस को एनबीएफसी नहीं कह सकते, क्योंकि रिलायंस का प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। टाटा मोटर, टाटा ग्रुप का प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, एनबीएफसी है, प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उसको एनबीएफसी नहीं कह सकते। तो जो कंपनीज का एग्रीकल्चर एक्टिविटी में काम है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में काम है, या फिर परचेज और सेल ऐसा सब है, अपना ट्रेडिंग का काम है, वो सबको एनबीएफसी नहीं कह सकते। तो एनबीएफसी का बहुत सिंपल से डेफिनेशन है, डिपॉजिट लेना और लोगों को लोन देना। अगर ये प्रिंसिपल बिजनेस है तो ही आपको एनबीएफसी कहा जाएगा। सिंपल, सॉर्टेड, डन। अभी एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहला बोलता है इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेंस और अदरवाइज इनटू डिपॉजिट एंड नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी। मतलब एनबीएफसी को कितने तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं वो अभी अपन देखने वाले हैं। जैसे कि उसने क्या बोला कि अभी एक एनबीएफसी है, पहला तरीका क्या बोला, पहला तरीका ये बोला कि डिपॉजिट एंड नॉन डिपॉजिट। सर दोनों में फर्क क्या है? डिपॉजिट वाली एनबीएफसी मतलब क्या कि लोगों से डिपॉजिट लेगी और उस डिपॉजिट जो लिया उस पर इंटरेस्ट लोगों को देगी। और नॉन डिपॉजिट मतलब ये एनबीएफसी लोगों से पैसा लेती ही नहीं है, ये सिर्फ लोगों को पैसा देने का काम करती है, ये पैसा ले नहीं सकती। तो गवर्नमेंट आरबीआई जो है वो अलग अलग एनबीएफसी को अलग अलग तरीके के लाइसेंस देता है। अगर आरबीआई को लगा कि कोई एनबीएफसी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसको डिपॉजिट वाला लाइसेंस मिलता है, मतलब वो लोगों से पैसा ले भी सकता है और लोगों को पैसा दे भी सकता है। लेकिन अगर आरबीआई को लगा कि कोई एनबीएफसी गड़बड़ वाली दिखती है, वो कोई एनबीएफसी जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको नॉन डिपॉजिट वाला जो है लाइसेंस मिलता है। क्योंकि आरबीआई लोगों का पैसा रिस्क नहीं करना चाहती कि एनबीएफसी ने लोगों का पैसा लिया और भाग गए। इसके लिए नॉन डिपॉजिट लाइसेंस लेना बहुत इजी है, डिपॉजिट लाइसेंस लेना बहुत डिफिकल्ट है। आज पेटीएम वगैरह जो है उनके पास में, सबके पास में नॉन डिपॉजिट वाला लाइसेंस है, ठीक है। सो एनबीएफसी कितने तरीके से कैटेगराइज हो सकती, ये पहला तरीका है कि एक कोई एनबीएफसी जो डिपॉजिट टेकिंग है, कोई एनबीएफसी जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है। सेकंड क्या है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज बाय देयर साइज इनटू सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एंड नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। अभी जो ये है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, इनको भी दो पार्ट में बांटा है, एक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट और एक है नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी को फर्दर दो पार्ट में बांटा है कि एक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है और एक सिस्टमैटिकली नॉट इंपॉर्टेंट है। सर ये क्या होता है, आगे आएगा अपने को, ठीक है, ये आपको जानने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी तक एनबीएफसी को कितने कैटेगरी में बांट दिया अपन ने, एक डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। नॉन डिपॉजिट को दो पार्ट में बांटा है, एक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, एक नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, ठीक है। अभी इसके बाद में बाय द काइंड ऑफ द एक्टिविटीज दे कंडक्ट। अभी तीसरा कैटेगरी क्या है कि जिस तरीके की वो काम करते हैं उस तरीके के हिसाब से भी उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे कि एक है इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, जिसका काम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना ही है और लोगों को पैसा देना ही है। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, मतलब ये जो एनबीएफसी है ये केवल इंफ्रा वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी, उसके अलावा और कोई भी प्रोजेक्ट में वो पैसा नहीं देगी, सिर्फ इंफ्रा वाले प्रोजेक्ट में देगी। एक है सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये सिर्फ है ना स्टील इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री, ऐसे जो बहुत कोर इंडस्ट्रीज है वहीं पे पैसा लगाएगी। तो ऐसा अलग अलग कैटेगरी में एनबीएफसी को बांटा है, जिस तरीके के एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है उस तरीके से उनका कैटेगरी बढ़ सकता है। सर ये इंपॉर्टेंट है क्या, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में आपको कोई भी नहीं पूछेगा, बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कोई नहीं पूछेगा कि स्टेट द कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी। इतना बेकार क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, बिकॉज ये सीए फाइनल के लिए वाला क्वेश्चन भी नहीं है। ये केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है, जिसको एक बार आप पढ़ सकते हो, दैट्स इट। इसके अलावा आपको इसका कुछ भी नहीं करना है।
ये वाला आप एक बार जस्ट एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से पढ़ लेना, ठीक है, बाकी इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। तो अभी तक हमने ऐसा एज सच कोई क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं पढ़ा, ये सब आपके अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से है। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, ये ऊपर हो गया, ठीक है। ऑल एन, अभी इसमें देखो कितना बढ़िया लाइन बताता है वो, ऑल एनबीएफसीज आर टू टाइप ऑफ एनबीएफसी, वन इज डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी एंड अदर वन इज नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। एनबीएफसी को दो ही पार्ट में बांटा जाता है, एक डिपॉजिट टेकिंग, एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग, ठीक है। बाकी जितनी भी फर्दर कैटेगरी है वो इनके अंडर ही आएंगे, अलग से नहीं है, वो इनके अंडर ही। मतलब डिपॉजिट टेकिंग अगर एनबीएफसी है तो फिर उसको बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी विच इज डिपॉजिट टेकिंग, समझे, कि वो डिपॉजिट लोगों से लेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। तो वो उसकी फर्दर ड्रिल डाउन कैटेगरीज है, लेकिन बेसिक टू कैटेगरी क्या है, एक डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और दूसरी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, समझे, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग में, ठीक है। नाउ कंपनीज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर आरबीआई, कंपनीज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर आरबीआई, ऐसी कुछ कंपनीज है जिनको आरबीआई से अपना हमने ऊपर पढ़ा ना कि एनबीएफसी को अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो आरबीआई से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लेकिन कुछ कंपनीज है जिनको सर्टिफिकेट लेने का आवश्यकता नहीं है। कंपनीज दैट डू फाइनेंशियल बिजनेस, ऐसी कंपनीज जो फाइनेंशियल बिजनेस तो करती है। सर फाइनेंशियल बिजनेस मतलब क्या? फाइनेंशियल बिजनेस बहुत सिंपल है बच्चों, फाइनेंशियल बिजनेस बहुत सिंपल है। फाइनेंशियल बिजनेस मतलब क्या? फाइनेंशियल बिजनेस मतलब क्या? पैसा लेना, मतलब डिपॉजिट लेना, लोगों से डिपॉजिट लेना और उसको इन्वेस्ट करना, या फिर लोगों को डिपॉजिट देना, ठीक है। क्या बोलते हैं? इन्वेस्ट करना या डिपॉजिट देना। तो इन्वेस्ट और लोन, या तो तुम इन्वेस्ट करो शेयर्स वगैरह में या फिर किसी और को लोन दे दो, वो लोन के बदले आपको ब्याज देगा, सिंपल है। इसको कहते हैं फाइनेंशियल बिजनेस। पैसे का हेरा फेरी करना मतलब फाइनेंशियल बिजनेस, ठीक है। तो कंपनीज दैट डू फाइनेंशियल बिजनेस बट आर रेगुलेटेड बाय अदर रेगुलेटर्स, लेकिन उनके ऊपर ऑलरेडी कोई दूसरे रेगुलेटर्स बैठे हैं, तो फिर आरबीआई ने क्या समझा कि हमारा रेगुलेशन करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिर बहुत जागती हो जाएगी उसके ऊपर, ऑलरेडी उसको कोई दूसरा रेगुलेटर रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन है वो देखते हैं अपन। पहला है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं बच्चों जो केवल हाउसिंग लोन देते हैं। क्या देते हैं? हाउसिंग लोन देते हैं। क्या देते हैं? हाउसिंग लोन देते हैं। ये लोग कैसे रेगुलेट होते हैं? नेशनल हाउसिंग बैंक करके एक अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो इनको रेगुलेट करता है। तो अगर वो रेगुलेट कर रहा है तो आरबीआई को अलग से सर्टिफिकेट देने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहला क्या है? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। दूसरा क्या है? मर्चेंट बैंकिंग कंपनी। मर्चेंट बैंकिंग कंपनी मतलब क्या होती है? जितने भी आईपीओस निकलते हैं ना बच्चों, जो भी नए नए आईपीओस निकलते हैं उनको मर्चेंट बैंकर्स जो है वो प्रमोट करते हैं। अभी आप पूरा सेबी में आप सीखोगे, ये आपने सीखा होगा और लॉ के अंदर कि मर्चेंट बैंकर्स कौन होते हैं। बेसिकली आपका आईपीओ सक्सेसफुली लॉन्च हो जाए, ये सब काम वो लोग करते हैं, और भी छोटे मोटे काम दूसरे करते हैं। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ये लोग काम करते हैं, तो सेबी इनको रेगुलेट करता है। इसके लिए आरबीआई को रेगुलेट करने का रिक्वायरमेंट खत्म हो जाता है। मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, उसके बाद में स्टॉक एक्सचेंजेस, एनएससी बीएससी, ठीक है। उसके बाद में कंपनीज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग, क्योंकि वो भी सेबी में आ जाता है। उसके बाद में वेंचर कैपिटल फंड कंपनीज, ये भी सेबी में आ जाता है। ये कौन सी कंपनी होती है? ये बेसिकली स्टार्टअप को प्रमोट करती है। हम देखिए ना स्टार्टअप इंडिया सोनी टीवी पे, बस वो लोग, उन सब की अपनी अपनी एक वेंचर कैपिटल फंड होते हैं जो बेसिकली नए नए स्टार्टअप बिजनेस में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। फिर निधि कंपनीज, पता ही आपको निधि कंपनीज क्या होता है। इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि वो लोग IRDA में फॉलो होते हैं, इसका सेपरेट चैप्टर हम ऑडिट में पढ़ने वाले हैं अभी। उसके बाद में चिट कंपनीज, क्योंकि चिट फंड एक्ट में वो लोग फॉलो होते हैं। उसके बाद में माइक्रो फाइनेंस कंपनी, ठीक है। बस बाकी सब करने का रिक्वायरमेंट। अभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट सम ऑफ द एनबीएफसीज विच आर रेगुलेटेड बाय अदर रेगुलेटर्स, ठीक है, एंड हेंस that are exempted by the Reserve Bank from its regulatory requirements, ठीक है। तो पहले फटाफट चल के अपन एक क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट द एनबीएफसीज विच आर exempt from RBI regulation।
सिंपल है ना। ऐसी कुछ एनबीएफसी बताओ जो कि एग्जेम्प्ट है आरबीआई रेगुलेशन से, ठीक है। चलो शॉर्ट में अपन जस्ट एक बार रिकैप कर लेते हैं। एक हमने पढ़ा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, राइट। उसके बाद में हमने पढ़ा इंश्योरेंस कंपनी, उसके बाद में पढ़ा हमने स्टॉक ब्रोकर्स, उसके बाद में हमने पढ़ा स्टॉक एक्सचेंजेस, राइट, है ना। ये 5 तरीके के हमने लोग पढ़े। उसके बाद में निधि कंपनी, वेंचर कैपिटल, चीट फंड, वो सब भी लिख सकते हो यहाँ पे आप। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 6th में, मेरे साथ में आप इसको लिख लो एक बार ताकि आपको जस्ट रिकलेक्ट हो जाए। निधि कंपनी एक्सेट्रा, ठीक है। आपने 7-8 नाम भी लिख दिए तो बहुत है। चलो ये हो गया। ये कोर इन्वेस्टमेंट कमिटी जो है ना, ये बाद में आने वाला है अपने को, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो है, ठीक है, विद एसेट साइज ऑफ लेस देन 100 करोड़ एंड दोज विद एसेट साइज ऑफ 100 करोड़ एंड अबव बट नॉट एक्सेसिंग पब्लिक फंड्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद द आरबीआई। सर ये क्या है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे बाद में आने वाला है बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मान लीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए ये XYZ लिमिटेड करके कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी का सिर्फ और सिर्फ मेन काम क्या है, मेन काम है इन्वेस्टमेंट, ओनली इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं खुद के फंड से, नेट ओन फंड से, मतलब किसी से भी डिपॉजिट ले रहे क्या, नहीं डिपॉजिट नहीं ले रहे, खुद के पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, खुद के पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इनका जो एसेट साइज है, एसेट साइज मतलब क्या, इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया तो कंपनी के शेयर्स इनको मिले होंगे, वो शेयर्स इनके एसेट्स में जाएंगे, तो इनका जो एसेट साइज है वो 100 करोड़ या 200 करोड़ या फिर कुछ भी है, एक्स अमाउंट कुछ भी है, चाहे 1000 करोड़ क्यों ना हो, तो भी इन लोगों को एनबीएफसी मतलब आरबीआई के रेगुलेशन में इनको नहीं लाया जाएगा, आरबीआई के इसमें इनको नहीं लाया जाएगा। सर क्यों नहीं लाया जाएगा? देखो बच्चों कितना सिंपल है, वो किसी से डिपॉजिट ले रहा है क्या, वो कोई भी लोगों से डिपॉजिट नहीं ले रहा है, वो खुद का पैसा लगा रहा है, खुद का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आरबीआई बोलते तो खुद का पैसा लगा रहा है तो कितना भी लगा, हमको क्या करना है, तू हार जीत वो तेरा लुकआउट है, हमारा लुकआउट कब आएगा, जब तुमने लोगों से पैसा लेके लगाया, फिर हम बीच में आ जाएंगे। तो अभी आप इस लाइन को समझो कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, ठीक है, नॉट एक्सेसिंग पब्लिक फंड्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन टारगेट, जो पब्लिक फंड को एक्सेस नहीं कर रहे। सेकेंड वो क्या बोलता है कि अगर आप पब्लिक फंड को एक्सेस कर रहे हो लेकिन आपका एसेट साइज 100 करोड़ से कम है तो भी आप आरबीआई के गाइडलाइंस में नहीं आओगे। मतलब अगर मैं मेरे एग्जांपल को बताऊं तो इसके पास में 100 करोड़ से कम एसेट साइज है, इसका एसेट साइज मान लीजिए 80 करोड़ है, पब्लिक का फंड ले रखा है उसने, खुद का फंड भी ले रखा है, पब्लिक का फंड भी ले रखा है, लेकिन अगर 100 करोड़ से कम उसका एसेट साइज है तो भी उसको आरबीआई के रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने हैं, क्योंकि आरबीआई बोलता है कि ये बहुत छोटा अमाउंट है, इतने छोटे अमाउंट तक हम लोग नहीं घुसेंगे। सिंपल है। चलो तो ये एक छोटा सा वो है। नाउ डिफरेंसेस बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसी, बैंक और एनबीएफसी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस है, कुछ बड़े डिफरेंसेस नहीं है। एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। सर डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या कि मान लीजिए कोई आदमी आता है और वो एनबीएफसी के पास में पैसा रख के जाता है कि हम आपको 1 लाख रुपए डिपॉजिट दे रहे, आप हमको इस पर इंटरेस्ट दो, और फिर वो कल वापस आता है बोलता है मेरे को 1 लाख वापस दो, मेरे को काम आ गया। तो अगर आप बैंक में जाओगे तो आप ये कर सकते हो, क्यों, क्योंकि बैंक में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेविंग बैंक अकाउंट, जिसमें आप कितने बार पैसा निकाल सकते हो, कितने बार पैसा डाल सकते हो। लेकिन एनबीएफसी में ऐसा नहीं होता है। एनबीएफसी इसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट मतलब आप जब चाहे जब पैसा निकाल लो। एनबीएफसी में ऐसा नहीं होता। एनबीएफसी में अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो वो टर्म डिपॉजिट होगा। टर्म डिपॉजिट मतलब क्या कि 5 साल के लिए आपने डिपॉजिट कर दिया, आप 5 साल तक आप पैसा को विड्रॉ नहीं कर सकते, इट्स लाइक अ फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। तो एनबीएफसी और बैंक में ये एक डिफरेंस है कि एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, हालांकि बैंक डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। एनबीएफसीज डू नॉट फॉर्म पार्ट पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। एनबीएफसी खुद के नाम के चेकबुक इशू नहीं कर सकता। एनबीएफसी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा एसबीआई बैंक के चेक है, एचडीएफसी बैंक के चेक है, एलआईसी का चेक देखा कभी? बिकॉज बैंकिंग कंपनीज ही चेक्स इशू कर सकती है,
उसके अलावा कोई भी चेक इशू नहीं कर सकता। तो सिंपल सा एक और डिफरेंस है कि एनबीएफसी कैन नॉट इशू चेक्स, ठीक है। थर्ड है डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अब ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है ना, ये इंडियन गवर्नमेंट का एक विंग है, इंडियन गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो क्या करता है, अगर आपने कोई भी बैंक में डिपॉजिट किया और अगर आपका डिपॉजिट डूब गया तो ये आपको कंपनसेट करता है, ठीक है। लेकिन ये जो फैसिलिटी है ना, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी, ये एनबीएफसी के लिए नहीं है। जो डिपॉजिटर एनबीएफसी में अपना पैसा डिपॉजिट कर रहा है उसका पैसा गवर्नमेंट इंश्योर नहीं करती है। लेकिन अगर आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो गवर्नमेंट उसको इंश्योर करती है और गवर्नमेंट डूबने पे पैसा वापस करती है, ठीक है। उसके बाद में नो मिनिमम एक्सपोजर टू प्रायोरिटी सेक्टर रिक्वायर्ड बाय एनबीएफसी। इसका मतलब क्या होता है कि बैंक में ना गवर्नमेंट बोलती है कि आपका 20% जो लोन आपने दिया है ना वो फार्मर को देना है। आपको पता होगा ये चीज़, गवर्नमेंट बहुत पुश करती है बैंक्स को फार्मर को लोन देने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को लोन देने के लिए, राइट। तो बैंक्स के ऊपर वो एक दबाव रहता है कि गवर्नमेंट की सुनना पड़ता है उनको कि बैंक क्या चाहेगा कि वो लोन ऐसे लोगों को दे जिनसे उसको लोन वापस मिले और उसका ब्याज बराबर मिले, करेक्ट ना। बैंक यही चाहेगा हर बार। बैंक फार्मर को पैसा नहीं देते, क्यों नहीं देते? क्योंकि उनको मालूम है कि 50-60% फार्मर पैसा वापस देने वाले नहीं है। इसके लिए ही बैंक ने क्या किया है, मैंडेटरी कर दिया कि भी 20-30% पैसा जो है आपके पास में, जो 20-30% आप लोन बांटोगे इस साल, वो आप फार्मर को बांटोगे। ये कंपलसरी है बैंक्स के लिए। तो उनको झक मार के, दे डोंट लाइक इट बट दे हैव टू डू इट। इन केस ऑफ एनबीएफसीज देयर इज नो सच मिनिमम एक्सपोजर रिक्वायरमेंट, देयर इज नो सच एक्सपोजर रिक्वायरमेंट। सिंपल है। तो बच्चों जस्ट एक बार रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या डिफरेंस पढ़ा। तो हम लोग डिफरेंसेस प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, बैंक और इसके। तो पहला हमने डिफरेंसेस क्या प्लॉट किया कि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक है चेक कि एनबीएफसी कैन नॉट इशू चेक, देन देयर इज नो मिनिमम एक्सपोजर क्राइटेरिया, नो मिनिमम एक्सपोजर, ठीक है। उसके बाद में डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी नॉट अवेलेबल, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी नॉट अवेलेबल। उसके बाद में फोर्थ क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी नॉट अवेलेबल। उसके बाद में फोर्थ एक और पॉइंट क्या था इसमें जो बैंक और इसका फर्क था कि डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट। तो ये आपके पास में स्टिक नोट पे लगा के वहाँ पे लगा दीजिए, अगर एग्जाम में आया मान लो 2-3 मार्क के लिए तो वैसे। नाउ वी आर एट द थर्ड पार्ट विच इज प्रूडेंशियल नॉर्म्स, ठीक है। सो प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या है, अब देखो ये जो टायर 1 टायर 2 है ना, ये सब आप है ना एक बार के लिए स्किप करो, ठीक है। बेसिकली ये अपने को बाद में आने वाला है, ये मेजरली सीए इंटर में एडवांस अकाउंट्स में कवर होता है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन नहीं आता है कि भी कितना आपको कैपिटल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। जो आता है वो सब नीचे एनपीए वगैरह पे, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट्स पे आता है, इस पे नहीं आता है। ये कंसेप्ट मैं आपको एक बार के लिए समझा देता हूँ, ठीक है। ये क्या बोलता है कि कोई भी एनबीएफसी अगर है, ठीक है, एवरी एप्लीकेबल एनबीएफसी शैल मेंटेन अ मिनिमम कैपिटल रेशियो consisting of tier 1 and tier 2 capital which shall not be less than 15% of its aggregated risk weighted assets on the balance sheet date, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बैलेंस शीट में जो उसके एसेट्स है, एसेट्स का 15% अमाउंट जो है वो उसका खुद का कैपिटल होना चाहिए, ना कि किसी से लिया हुआ कैपिटल होना चाहिए। बस इन शॉर्ट इसका यही मतलब है। अभी इन्होंने क्या किया, अलग अलग एसेट को रिस्क बांटे हुए हैं, ठीक है। और ये सब आपको एग्जाम में आएगा नहीं कि इसका रिस्क निकालो और फिर उसका कैपिटल कितना है वो निकालो, इसके लिए इसको करना नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए हम इसको कंप्लीटली छोड़ रहे हैं। ये बेसिकली रिस्क बांटा हुआ है कि अगर आपके पास में पब्लिक सेक्टर कंपनी के बॉन्ड्स हैं तो वो 20% रिस्क माने जाएंगे, अगर आपके पास में फिक्स डिपॉजिट है तो 100% रिस्क माना जाएगा। ये सब इसमें है, लेकिन ये आपको करना नहीं है, ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ के लिए इसको छोड़ दो। हम आएंगे इनकम रिकग्निशन के ऊपर, डायरेक्टली हम आएंगे इनकम रिकग्निशन के ऊपर। नाउ इनकम रिकग्निशन क्या है, द इनकम रिकग्निशन शैल बी बेस्ड ऑन रिकग्नाइज्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। इनकम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, डिस्काउंट, हायर चार्जेस, लीज रेंटल्स और एनी अदर चार्जेस ऑन एनपीए शैल बी रिकग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली रियलाइज्ड। अभी देखो, मान लीजिए ये एनबीएफसी है, ठीक है। अब एनबीएफसी ने 2 जनों को लोन दिया, ये है मिस्टर एक्स और ये है मिस्टर वाई,
करेक्ट है। मिस्टर एक्स को एनबीएफसी ने लोन दिया, मिस्टर वाई को एनबीएफसी ने लोन दिया, ठीक है। मिस्टर एक्स को जो एनबीएफसी ने लोन दिया, इसमें मिस्टर एक्स को लोन दिया 1 लाख रुपए का, इसको भी दिया 1 लाख रुपए का। अभी 1 लाख रुपए के ऊपर 10% इंटरेस्ट था, मतलब दोनों को 10% इंटरेस्ट देना था। अब क्या हुआ, 1 अगस्त आ गया और इसका इंटरेस्ट ड्यू हुआ। मिस्टर एक्स ने इंटरेस्ट नहीं दिया, मिस्टर एक्स ने इंटरेस्ट नहीं दिया, हालांकि मिस्टर वाई ने इंटरेस्ट दिया। सितंबर आ गया, मिस्टर एक्स ने ना इंटरेस्ट दिया ना प्रिंसिपल रिटर्न किया, मिस्टर वाई ने प्रिंसिपल का भी कुछ अमाउंट रिटर्न कर दिया और इंटरेस्ट भी दे दिया, राइट। तो इसको हम लोग कहेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक ऐसी एसेट, क्योंकि ये तो एसेट ही है ना, क्योंकि हमने इसको लोन दिया है, अगर हमने उसको लोन दिया है तो हमारे बैलेंस शीट में एसेट में आ गया और हमको उससे लोन के बदले क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है एज ए रेवेन्यू, करेक्ट ना। तो मिस्टर एक्स जो है, ठीक है, ये हमारा हुआ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बिकॉज ये हमको हमारे एसेट के ऊपर जो हमारा इनकम है वो नहीं दे रहा है, ठीक है। और मिस्टर वाई जो है ये है परफॉर्मिंग एसेट। अभी एज ए लेमैन मैंने आपको ये समझा दिया, इसके और तरह तरह की चीज़ें हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि अगर कोई एनपीए है, ऑन एनपीए जो है, अगर कोई भी एनपीए है तो एनपीए के ऊपर जनरेट होने वाली इनकम आपको कब रिकग्नाइज करनी है, जब वो एक्चुअली आपको मिली, राइट। नहीं तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होंगी बच्चों, अभी मान लीजिए 1 अगस्त आया, जब फर्स्ट इंटरेस्ट का टाइम आ गया तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, यही हमारा एंट्री पास होता है। मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया, मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। तो ये एंट्री अपन अक्रूवल बेसिस से पास करते हैं। अब मान लीजिए 10 दिन बाद में मिस्टर वाई ने पैसा दिया तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और मिस्टर वाई जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, राइट। सिंपल है, ये आपका एंट्री फ्लो होता है। इसको कहते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि जब आपका इनकम अक्रू हो जाएगा तब एंट्री पास कर दो और जब रियलाइज होगा तो रियलाइजेशन का एंट्री पास करना, सिंपल है, यही बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है। लेकिन एनपीए के केस में वो क्या बोलता है कि आप अक्रूवल का एंट्री पास मत करो भैया, अक्रूवल का एंट्री पास करने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको कोई श्योरिटी नहीं है कि वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अननेसेसरी अपनी बुक्स की इनकम बढ़ाओ मत। तो बोलता है कि एनपीए के केसेस में आप डायरेक्टली एंट्री इनकम की कब पास करोगे, जब आपको एक्चुअली बैंक में पैसा आ गया, राइट। चलो, तो ये लाइन उसने बोल दिया। नाउ एसेट क्लासिफिकेशन, अभी जो भी एनपीए की एनबीएफसी की जितनी भी एसेट्स है, एनबीएफसी की जितनी भी एसेट्स है वो ये 4 पार्ट में बटेगी, स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स, ठीक है। तो एनबीएफसी की जितनी भी एसेट्स है वो ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड होगी, ठीक है। द क्लास ऑफ एसेट्स referred to above shall not be upgraded merely as a result of rescheduling unless it satisfies the conditions required for the upgradation. जनरली बहुत बार क्या होता है, बैंक क्या करती है 31 मार्च के पास में क्या करती है, उनको बोलती है, जो भी एनपीए वाले लोग हैं उनको बोलती है कि आप एक बार का हमको पैसा किसी से लेके डाल दो और हम आपको दूसरा फ्रेश लोन जो है वो सैंक्शन कर देते हैं, ताकि ऐसा लगे नहीं कि हमारे बैंक में एनपीए हुआ और आपका काम भी हो जाए। तो वो बोलता है कि ऐसा जो भी लोन आपने रीशेड्यूल किया तो उस चक्कर में आप ये कैटेगराइजेशन चेंज मत करिए, आपको आगे समझ में आएगा वो, ठीक है। नाउ स्टैंडर्ड एसेट्स का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अभी मेरे साथ में ये स्टिक नोट आपको बनाना है जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और सेक्शन ओपन कर लेता हूँ, चार्ट। तो यहाँ पे मैं एसेट क्लासिफिकेशन करके ओपन करता हूँ। एसेट क्लासिफिकेशन, ठीक है। एसेट क्लासिफिकेशन में सबसे पहला है स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है। अब स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होगा, स्टैंडर्ड एसेट्स शैल मीन द एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज परसीव्ड। कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ, ना प्रिंसिपल रीपेमेंट में डिफॉल्ट हुआ और ना ही इंटरेस्ट के रीपेमेंट में डिफॉल्ट हुआ, सब कुछ सही है।
एंड विच डज नॉट डिस्क्लोज एनी प्रॉब्लम और कैरी मोर देन नॉर्मल रिस्क। और उसमें हमको कोई ऐसा लग नहीं रहा कि भी फ्यूचर में फ्यूचर में जाके हो सकता है कि हमारा इंटरेस्ट ना मिले या प्रिंसिपल ना मिले, लेकिन हमको ऐसा कुछ नहीं मिला। अभी तक हमको सब कुछ कुशल मंगल लगा, सब कुछ सही लग रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, देयर इज नो इशू इन दिस पर्टिकुलर एक्स पर्सन एंड ही इज गिविंग द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन टाइम, ही इज गिविंग ऑल द EMIs ऑन टाइम, ही इज गिविंग ऑल द इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एसेट्स में मैं सिर्फ सिंपल सा लिखता हूँ, अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, तो स्टैंडर्ड एसेट्स में हम लोग लिखते हैं कि नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, शॉर्ट एंड सिंपल अपन ने लिख दिया नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट। चलो ठीक है, इसके बाद में आता है सब स्टैंडर्ड एसेट। देखो स्टैंडर्ड एसेट्स तो नाम से समझ में आ गया। नाउ सब स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट में क्या बोलता है, एन एसेट विच हैज बीन क्लासिफाइड एज एन NPA, एक एसेट जिसको NPA क्लासिफाई कर दिया फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 18 मंथ्स। एक एसेट है जिसको जो NPA बन गया। अब सर NPA कब बनता है, जैसे ही आपने कोई भी ड्यू डेट पे पेमेंट पे नहीं किया आपको NPA बोल देते हैं। उसकी कुछ गाइडलाइंस है छोटे मोटे, वो अलग है, लेकिन आप अभी के लिए समझो कि NPA मतलब क्या, जैसे आपका कोई ड्यू डेट आया और आपने EMI नहीं भरा तो बैंक आपको NPA बोल देती कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। ठीक है, तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स में क्या हुआ कि क्या आएगा, ऐसा नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो 18 महीने से ऊपर उसको नहीं हुआ है। मतलब से फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, फिर रफ कर देता हूँ उसको। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मिस्टर X है, ठीक है, और मिस्टर X NPA घोषित हुआ 1 अगस्त 2021 को, और हम लोग खड़े हैं मान लीजिए 31 मार्च 2022 को। तो अभी 18 महीने हुए क्या, नहीं, ये कितने महीने हुए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हुए 8 मंथ्स। मतलब मिस्टर X इज एन NPA फॉर लेस देन 18 मंथ्स, राइट। अगर ऐसा है तो उसको सब स्टैंडर्ड एसेट्स में काउंट किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। नाउ सो एन एसेट विच हैज बीन क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 18 मंथ्स। ठीक है, इन केस ऑफ NBFCs कवर्ड इन NBFC नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि NBFC दो तरीके की होती है, एक होती है डिपॉजिट, एक होती है डिपॉजिट टेकिंग, एक होती है नॉन डिपॉजिट टेकिंग। फिर मैंने बताया था कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग में भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, एक होता है नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। क्लियर है ना। तो अगर नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट की बात करी जाए तो ये 18 महीने का क्राइटेरिया है, लेकिन अगर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट की बात करी जाए तो 12 महीने का ही क्राइटेरिया है जो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, इन केस ऑफ होम, इन केस ऑफ NBFCs which are non deposit taking NBFCs and systematically important NBFCs। ठीक है, क्लियर है, डन। तो अभी हम लोग सब स्टैंडर्ड एसेट का क्लैरिटी में देता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड ना, सब स्टैंडर्ड एसेट का क्लैरिटी आपको मैं देता हूँ यहाँ पे। सब स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है, इसमें 3 पार्ट है। एक है डिपॉजिट टेकिंग NBFC, एक है, इसमें 2 पार्ट है बेसिकली, एक है नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC। अब नॉन डिपॉजिट में 2 पार्ट है, एक है सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, एक है नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। राइट, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट जो NBFCs है, ठीक है, इनके केसेस में 12 मंथ्स, अगर 12 मंथ्स तक अगर वो NPA है तो ठीक है, तो उसको सब स्टैंडर्ड में गिना जाएगा। लेकिन अगर 12 मंथ से ज़्यादा का NPA हो गया तो वो सब स्टैंडर्ड में नहीं आएगा। नॉन सिस्टमैटिक के केसेस में ये है 18 मंथ्स, और नॉर्मल डिपॉजिट टेकिंग के केसेस में भी ये 18 मंथ्स है। समझ गए, अभी आपको पूरा क्लैरिटी मिल गया होगा। तो सब स्टैंडर्ड एसेट ऐसे 3 पार्ट में बढ़ता है, राइट। अगर डिपॉजिट टेकिंग NBFC है तो 18 महीने, नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC है लेकिन नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है तो भी 18 महीने, और अगर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है तो 12 महीने। अब सर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट क्या होता है ये बाद में आएगा। ठीक है, चलो सब स्टैंडर्ड एसेट का क्लैरिटी आ गया अपने को। अभी हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नाउ
अब आएगा डाउटफुल। An asset where the terms of agreement regarding interest and principal have been renegotiated or rescheduled or restructured after commencement of operations until the expiry of 1 year of satisfactory performance of under the renegotiated terms or rescheduled or restructured terms provided that the classification of infrastructure loan, ये जो है ना, ये वाला आप काट दो। ये बेसिकली क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर कोई एसेट है और आपने उसको रीनेगोशिएट किया, मतलब कोई आपने लोन दिया, एनबीएफसी ने कोई लोन दिया, ठीक है, और फिर है ना वो लोन का रीनेगोशिएशन हो रहा है, थोड़े टर्म्स चेंज हो रहे हैं, टर्म्स ऑफ रीपेमेंट चेंज हो रही है, अगर ऐसा कुछ है तो उसको स्ट्रेट अवे सब स्टैंडर्ड एसेट्स में डाल देंगे अपन। भले ही वो सही तरीके से परफॉर्म कर रही है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही हमने टर्म्स चेंज किया, कुछ रीनेगोशिएशन किया, कुछ रीशेड्यूलिंग किया, जैसे ही इनमें से कुछ भी किया, तो उसको 1 साल तक सब स्टैंडर्ड एसेट्स की कैटेगरी में डाल दो, ताकि उसका परफॉर्मेंस 1 साल तक देख सको कि जो रीनेगोशिएटेड टर्म्स है वो सही तरीके से फॉलो वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। बस यही सिंपल सा पॉइंट है। नाउ डाउटफुल एसेट्स में क्या क्या आता है? डाउटफुल एसेट्स शैल मीन अ टर्म लोन, अ लीज एसेट, अ हायर परचेज एसेट, ठीक है, और एनी अदर एसेट विच रिमेन्स सब स्टैंडर्ड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 18 मंथ्स। सिंपल है ना, जो मैंने यहाँ बताया आपको, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ बताया, जो भी एनबीएफसी इसको फॉलो नहीं कर रही है, मान लो उसका एनपीए 18 महीने से ऊपर हो गया, तो वो सब स्टैंडर्ड से कहाँ चल जाएगा? डाउटफुल में चल जाएगा। सिंपल है ना। तो डाउटफुल का बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है, ये है डाउटफुल। डाउटफुल में क्या आएगा? डाउटफुल में भी सिंपल लोग आएंगे। डाउटफुल में एनपीए मोर देन 18/12 मंथ्स। सिंपल। चलो, तो डाउटफुल एकदम क्लियर है। नाउ व्हाट आर लॉस एसेट्स? ये 4th कैटेगरी था। लॉस एसेट्स शैल मीन एन एसेट विच हैज बीन आइडेंटिफाइड एज लॉस एसेट बाय द एप्लीकेबल एनबीएफसी or its internal or external auditor or by the bank during the inspection to the extent it is not written off by the applicable NBFC। ठीक है, मतलब लॉस एसेट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एसेट, मतलब आपने किसी को लोन दिया, एनबीएफसी ने किसी को लोन दिया और वो 5 साल से गायब है, नीरव मोदी गायब, खत्म, टाटा बाय बाय, मतलब वो अब यहाँ पे है नहीं, कोई अता पता नहीं है, उसके कोई हमारे पास में मॉर्गेज प्रॉपर्टी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कोई भी आसार नहीं है कि आप इससे पैसा वापस ले लो। इसके लिए उसको या तो इंटरनल ऑडिटर बोलेगा कि भाई इसको आप लॉस एसेट घोषित कर दो, या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोलेगा कि इसको लॉस एसेट घोषित कर दो, एनबीएफसी खुद बोलेगा कि इसको लॉस एसेट हमको घोषित करना पड़ेगा। ठीक है, एंड ऐसे अभी यहाँ से यहाँ ये वाला काट दो हम, आपको सिर्फ यहाँ तक रखना है इसको। An asset which is adversely affected by a potential threat of non-recoverability due to the either erosion in the value of security or non-availability of security due to any fraudulent act or omission on the part of the borrower। सिंपल वही जो मैंने बोली कि borrower ने कोई फ्रॉड कर दिया और भाग गया देश छोड़ के, हमारे पास में कोई सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या हमारे पास में जो सिक्योरिटी, मान लीजिए उसने हमको शेयर्स, तो हमको सिक्योरिटी देखी गया और सिक्योरिटी के नाम पे क्या देखी गया? शेयर्स देखी गए। कौन सी कंपनी की देखी गया? सत्यम के देखी गए। सत्यम तो डूब गया। सो इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, समझे ना। तो ऐसा कोई भी एसेट है, ठीक है, जिसमें ऐसी नॉन रिकवरेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, जिसके कारण अब उससे हम लोग को कोई रिकवरी नहीं होने वाली है, उसको कहते हैं लॉस एसेट। सिंपल है। चलो, नाउ हमने एनपीए पढ़ा, राइट। एनपीए क्या है, कब कहा जाएगा कि कोई एसेट एनपीए है? पहले हम लोग लॉस एसेट लिख लेते हैं यहाँ पे। लॉस एसेट ये बेसिकली सिंपल था कि कैटेगराइज्ड, अगर बैंक बोल देता है कि एनबीएफसी खुद बोलता है कि लॉस एसेट है, इंटरनल ऑडिटर बोलता है या एक्सटर्नल ऑडिटर बोलता है, तो इसको लॉस एसेट घोषित करा जाएगा। ठीक है, कैटेगराइज्ड एज लॉस एसेट बाय एनबीएफसी और ऑडिटर। ठीक है, नॉन रिकवरेबिलिटी भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया अपना एसेट क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद में क्या है? एनपीए। एनपीए क्या होगा? एनपीए आपने सीए इंटर में ही पढ़ रखा है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा।
एनपीए शैल मीन an asset in respect of which interest has remained overdue for a period of 6 months or more. ठीक है, मतलब एक ऐसा एसेट जिसके ऊपर इंटरेस्ट हमको 6 महीने तक नहीं मिला, ड्यू जब हुआ था वहाँ से 6 महीना या उससे ज़्यादा टाइम तक वो हमको नहीं मिला। एग्जाम्पल दे देंगे। एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए आपने एनबीएफसी ने मिस्टर एक्स को लोन दिया और उसका इंटरेस्ट ड्यू हो रहा था 31 जुलाई को, ठीक है, उसको देना था हमको 1 करोड़ रुपए एज एन इंटरेस्ट, लेकिन उसने हमको दिया नहीं। 31 जुलाई को ड्यू डेट था इंटरेस्ट का, उसने पैसा दिया नहीं, और यहाँ से 6 महीना हो गया उसने हमको पैसा दिया नहीं। 31 जुलाई से अगर मैं 6 महीना देखूँ तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो 31 जनवरी हो गया और उसने हमको पैसा नहीं दिया, तो 6 महीने से ज़्यादा या 6 महीने तक ये इंटरेस्ट ओवरड्यू हो गया और इस सेट को हम लोग एनपीए कह देंगे। और टर्म लोन inclusive of unpaid interest when the installment is overdue for a period of 6 months or more, same, ठीक है। a demand or call loan which remained overdue for 6 months or more, ऐसे आप ये पूरा पढ़ लेना। बेसिकली 6 महीने या उससे ज़्यादा अगर कोई ओवरड्यू है तो उसको एनपीए कहा जाएगा। ये भी एग्जाम में डेफिनेटली एनपीए का डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओनली फॉर इन्फो, ठीक है, ये आप भी लिख दीजिए। चलो नाउ इसमें ये लीज रेंटल और हायर परचेज का थोड़ा सा अलग है। लीज रेंटल तो पता है ना आपको, पढ़ा होगा आपने। अगर एनबीएफसी ने कोई भी चीज़ लीज पे दी और उसके रेंटल्स उसको मिलना चाहिए, उसको मिलेंगे ना, क्योंकि उसने लीज पे दिया एसेट को। तो अगर लीज रेंटल है और वो लीज रेंटल 12 महीने या उससे ज़्यादा तक ओवरड्यू हो गए तो उसको एनपीए कहा जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया, ये बाकी आप ये छोड़ देना। नाउ प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है। अभी तो हमने ये देख लिया कि एनबीएफसी एसेट को स्टैंडर्ड एसेट्स में, सब स्टैंडर्ड एसेट्स में, डाउटफुल एसेट्स में और लॉस एसेट्स में कैसे कैटेगराइज करेगी। स्टैंडर्ड एसेट्स में मतलब सब कुछ सही चल रहा है। सब स्टैंडर्ड में हमने 18 मंथ्स देखा कि अगर एनपीए, अगर कोई एसेट है जो 18 महीने तक एनपीए है तो उसको सब स्टैंडर्ड कहा जाएगा। अगर 18 से ज़्यादा है तो उसको फिर डाउटफुल कहा जाएगा, राइट। और एनपीए में हमने देखा कि अगर 6 महीने तक जो भी प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ओवरड्यू है वो 6 महीने तक अगर ओवरड्यू रहता है तो उसको एनपीए कहा जाएगा। यहाँ तो सब कुछ क्लियर है। अभी हमने कैटेगराइज तो कर दिया, लेकिन अब करना क्या है इसका। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ मेरे रफ पेज पे, ठीक है। मान लीजिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। ये एक एनबीएफसी है और इस एनबीएफसी ने सिर्फ 5 तरीके के लोन दे रखे। एक एक्स को दे रखा, वाई को दे रखा, जेड को दे रखा, ए को दे रखा और बी को दे रखा, राइट। एक्स को दे रखा है इसने 1 लाख रुपए, है ना, सबको इसने 1-1 लाख रुपए दे रखा है। तो ये एनबीएफसी ने अभी तक सिर्फ ये इतना ही धंधा किया है, 5 लोगों को 1-1 लाख रुपए दिए, बस। बाकी सब भूल जाओ, इस एनबीएफसी में और कुछ भी नहीं है। नाउ मान लीजिए ये एक्स जो है ये तो है स्टैंडर्ड एसेट्स, वाई जो है ये है सब स्टैंडर्ड एसेट, जेड जो है ये है डाउटफुल, ठीक है। अभी देखते हैं हमारा जो प्रोविजन करना है वो कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। एवरी एप्लीकेबल एनबीएफसी शेल आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द टाइम लैग बिटवीन द अकाउंट बिकमिंग नॉन परफॉर्मिंग इट्स रिकग्निशन एज सच द रियलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी एंड द इरोजन ओवर टाइम इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एटसेट्रा मेक प्रोविजन अगेंस्ट सबस्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट्स। बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट ये था कि आपको प्रोविजन बनाना है, ठीक है। अभी प्रोविजन क्यों बनाना है। अभी जब कोई एसेट को मैंने सब स्टैंडर्ड में ट्रीट कर दिया और मेरे बैलेंस शीट में उसका पूरा अमाउंट स्टैंडिंग है एज एन एसेट, तो वो गलत रिफ्लेक्शन है, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं डाउटफुल हूँ कि मेरे को उसका पूरा अमाउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मुझे मेरे बैलेंस शीट में जो एसेट का अमाउंट है वो कम करना पड़ेगा। उसको कहते हैं प्रोविजनिंग करना। क्या कहते हैं, प्रोविजनिंग करना। फ्यूचर में होने वाले नुकसान को लेके आज ही उसका एक्सपेंस बुक करना, उसको कहते हैं प्रोविजनिंग करना, ठीक है। द प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट आर, अगर कोई लॉस एसेट है तो उसका तो 100% प्रोविजन होगा, क्योंकि अब तो नीरव मोदी आएगा ही नहीं, तो उसको उसका नाम का एसेट बैलेंस शीट में खड़े रख के करना क्या है, उसको तो वाइप ऑफ करना कंपलसरी काम है ना। द एंटायर एसेट शैल बी रिटर्न ऑफ इफ द एसेट्स आर परमिटेड टू बी रिमेन इन बुक फॉर एनी रीजन 100% ऑफ द आउटस्टैंडिंग शैल बी प्रोवाइडेड फॉर। वो बोल रहा है कि आइडियली तो आपको वो एसेट को पूरा क्रॉस कर देना चाहिए,
कंप्लीटली बैलेंस शीट से उसका नाम ही निकाल दो। लेकिन अगर मान लो कोई कारण से अगर आपको नाम निकालना नहीं है तो आपको पूरा की पूरा 100% अमाउंट का प्रोविजन करना पड़ेगा। सर ये बोल क्या रहे हो आप? देखो बहुत सिंपल है बच्चों, ये मान लो बैलेंस शीट है, ठीक है। अभी इसके दो तरह के प्रेजेंटेशन होते हैं, ठीक है। मैं आपको टी फॉर्मेट बना के बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। मान लीजिए एक बैलेंस शीट है जिसमें पहले नीरव मोदी खड़ा था, राइट, उसका 100 करोड़ खड़ा था। तो बैंक ने क्या किया, पूरा की पूरा नीरव मोदी का 100 करोड़ एक्सपेंस चार्ज कर दिया, P&L अकाउंट डेबिट टू नीरव करके ये पूरी एंट्री इन्होंने निकाल दी, खत्म। दूसरा प्रेजेंटेशन क्या है कि उनको नीरव मोदी का नाम निकालना नहीं है बैलेंस शीट में से। तो ये कल जाके अगर मान लो वो कोर्ट में ये बोल दे कि इन्होंने तो मेरा पूरा पैसा राइट ऑफ कर दिया, मैं पैसा क्यों दूँ, इसके लिए उन लोगों को नाम तो रखना है बट प्रोविजन तो पूरा ही करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के नाम है कि अगर लॉस एसेट है तो 100% प्रोविजन करना है। तो यहाँ पे लेस प्रोविजन करके 100 लेस करके ऐसा 0 दिखाता हूँ, समझे। तो ये भी एक प्रेजेंटेशन अलाउड होता है, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि द एंटायर एसेट शैल बी रिटन ऑफ if the assets are permitted to remain in the book for any reason then 100% of the outstanding shall be provided for। चलो डाउटफुल में क्या है, 100% provision to the extent to which the advance is not covered by the realizable value of the security to which the applicable NBFC has valid recourse shall be made, ठीक है। मतलब अगर कोई डाउटफुल एसेट है जिसके अगेंस्ट आपके पास में कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, आपने लोन दिया लेकिन लोन के बदले कोई सिक्योरिटी नहीं ली थी उससे, तो इन दैट केस आपको 100% प्रोविजन करना है, ठीक है। अगर आपके हाथ में सिक्योरिटी है तो बात अलग है, अगर सिक्योरिटी नहीं है तो आपको 100% प्रोविजन करना है। और उसके बाद में बोलता है इन एडिशन टू द आइटम ए अबव डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड फॉर विच द एसेट हैज रिमेन डाउटफुल प्रोविजन टू द एक्सटेंट ऑफ 20% to 50% ऑफ द सिक्योर्ड पोर्शन दैट इज एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग शैल बी मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, ठीक है। अभी क्या है, क्या बोलता है वो, अब मान लीजिए ये डाउटफुल हो गया, अपना जेड जो है वो डाउटफुल हो गया, करेक्ट है। सब स्टैंडर्ड में हमने देख लिया, अभी लॉस एसेट में हमने देख लिया कि 100% करना है। मान लीजिए ये ए जो है ये लॉस एसेट था, मेरे एग्जांपल में ये लॉस एसेट था, तो लॉस एसेट का तो 100% प्रोविजन करना है, कोई डाउट ही नहीं है, ये मामला पूरा खत्म है। आते हैं डाउटफुल के ऊपर। अब मान लीजिए डाउटफुल में 1 लाख रुपए इसका डाउटफुल था, लेकिन ये डाउटफुल मान लीजिए 2 पार्ट में है, 50,000 और 50,000। ये 50,000 के अगेंस्ट मतलब अपने पास में सिक्योरिटी तो है लेकिन सिक्योरिटी केवल 50,000 जीती है, मतलब उसने हमको एक ज़मीन के कागज़ देके गया था लेकिन वो ज़मीन का वैल्यू केवल 50,000 ही है। तो 50,000 की आपके पास में सिक्योरिटी है और 50,000 की आपके पास में नो सिक्योरिटी है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। जिसके अब जो अमाउंट के अगेंस्ट आपके पास में सिक्योरिटी नहीं है वहाँ तो पूरा 100% प्रोविजन चार्ज करना है। मतलब 1 लाख के अगेंस्ट ये जो 50,000 है जिसमें सिक्योरिटी नहीं है उसमें पूरा 100% प्रोविजन चार्ज करना है, क्योंकि भैया आप ठन गोपाल हो, आपके पास में कोई चारा नहीं है पैसा वापस प्राप्त करने का। और अगर डाउटफुल एसेट है और आपके पास में सिक्योरिटी है, ठीक है, तो उस केसेस में आपको 100% चार्ज नहीं करना है, उसका कुछ परसेंटेज अलग अलग होगा। वो क्या है, वो बोलता है कि अगर 1 साल तक डाउटफुल है, सब स्टैंडर्ड से निकल के वो डाउटफुल में आया, सब स्टैंडर्ड में कब तक रहेगा, 18 महीने तक रहेगा। 18 महीने के बाद में वो डाउटफुल में आएगा। डाउटफुल में आने के बाद में उसको अगर 1 साल तक अगर वो डाउटफुल रहा तो 20% प्रोविजन, ठीक है, सिंपल है। तो अगर यहाँ पे मैं फर्दर इसको ड्रिल डाउन करके देखता हूँ, इसमें अप टू 1 ईयर या अपने पास में स्टिक नोट पे लिख लो तो 20% प्रोविजन करोगे। अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया लेकिन 3 साल तक, ठीक है, तो 1 to 3 ईयर्स तो 30%, और आई थिंक ये 5 साल तक होगा, मोर देन 3 ईयर्स। अब 3 साल से ज़्यादा डाउटफुल है तो 50% करना है, मोर देन 3 ईयर्स तो क्या करना है, 50% प्रोविजन करना है। सिंपल है ना। तो जस्ट मैं एक बार फिर से रिकैप कर रहा हूँ, अगर डाउटफुल है और अगर सिक्योरिटी आपके पास में नहीं है तो 100% प्रोविजन मारना है। अगर सिक्योरिटी है तो फिर ड्यूरेशन के ऊपर रहेगा, 1 साल तक अगर वो डाउटफुल है तो 20%, अगर 1 साल से 3 साल तक है तो 30%, और 3 साल से ज़्यादा है तो 50%। चलो ठीक है। नाउ
सब स्टैंडर्ड एसेट्स, अभी हमने लॉस एसेट देख लिया, डाउटफुल है सब स्टैंडर्ड एसेट्स में अ जनरल प्रोविजन ऑफ 10% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग, जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका 10% उसको प्रोविजन मारना है, ये सिंपल है। और स्टैंडर्ड एसेट्स में क्या है, एवरी एनबीएफसी शैल मेक प्रोविजन फॉर स्टैंडर्ड एसेट एट 0.4% बाय द एंड ऑफ मंथ एंड देयरआफ्टर वी शैल नॉट बी रिकॉर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड एसेट्स में कुछ भी नहीं है, स्टैंडर्ड एसेट्स में उसको केवल 0.4% प्रोविजन मारना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो बाकी ये सब काट दो, ये सब काट दो, कुछ नहीं करना। तो ये जो हमने अभी एनपीए की प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट पढ़ी है, ये एग्जाम में आ सकती है। स्टेट द प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एनपीए, उसमें आपको सिंपल बोलना है कि अगर लॉस एसेट है तो इन केस ऑफ लॉस एसेट पूरा 100% चार्ज करना है। इन केस ऑफ डाउटफुल एसेट्स, if the asset is secured then the secured portion should be charged on the basis of duration of the NPA। अगर 1 साल तक NPA है तो 20%, 1 से 3 साल 30%, 3 से ऊपर है तो 50%, और अगर अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ डाउटफुल एसेट्स है देन 100% एसेट अमाउंट हैज टू बी 100% नॉन सिक्योर्ड डाउटफुल एसेट अमाउंट हैज टू बी चार्ज्ड एज अ provision, a provision has to be created. In case of substandard assets, 10% amount of the asset has to be created as a provision. In case of standard asset, 0.4% has to be created as a provision. एक शॉर्ट में लिख लो और उसको सिग्नल लगा दो। तो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट के ऊपर आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, एनपीए के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं आएगा। उसके ऊपर एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि लॉस एसेट मतलब क्या होगा, डाउटफुल मतलब क्या होगा, ठीक है, सबस्टैंडर्ड मतलब क्या होगा, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके बस 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ। स्टेट द प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनपीए, स्टेट द प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनपीए। ठीक है, उसके बाद में स्टेट द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ एनपीए। बस सिंपल। चलो, तो अभी हमारा ये क्लास हो गया। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हमारा प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग पार्ट अब चालू हो जाएगा। ठीक है, चलो।